सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, इस वक्त जूं 27 अक्टूबर की तारीख करीब आ रही है, कयास आराइयाँ भी ज़्यादा हो रही हैं। हुकूमत की जानिब से ये बार बार कहा जा रहा है कि मौलाना नहीं आएंगे, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान की तैयारियाँ भी भरपूर चल रही हैं। नहीं हो रहा फैसला तो वो अभी तक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम नून के हवाले से कि वो किस तरह से शिरकत करेंगे, किस तरह से हिमायत करेंगे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अब ये फैसला किया कि जिस शहर से मौलाना फजलुर रहमान का एहतजाजी मार्च गुजरेगा उस शहर में भरपूर किस्म की सपोर्ट की जाएगी, इस्तकबाल किया जाएगा। और पाकिस्तान मुस्लिम नून के हवाले से अभी फैसला होना बहरहाल बाकी है, लेकिन बातें और दावे दो अलग अलग तरीक़ों से हो रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ जो इजलास हुआ मुस्लिम नून का, उसमें ये ज़राए ख़बर दे रहे हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ ने भरपूर मुखालिफत की मौलाना फजलुर रहमान के एहतजाजी मार्च में शिरकत के हवाले से। उन्होंने कहा अपना एहतजाज किया जाना चाहिए, अपना जो प्रोग्राम है उसको चलाया जाना चाहिए, अपना जो लाया अमल है उसको चलाया जाना चाहिए, ना कि मौलाना फजलुर रहमान के एहतजाज में शिरकत की जाए। लेकिन आज कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा भी, मियाँ नवाज शरीफ साहब के दामाद भी हैं, तो कैप्टन साहब ये कह रहे थे कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने हुक्म दिया है कि भरपूर तरीके से मौलाना फजलुर रहमान के एहतजाज में शिरकत की जाए। उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि वो हमारे इमाम हैं और तमाम कौम उनकी मुक्तदी हैं। मार्च के दूल्हा जो हैं वो मौलाना फजलुर रहमान है और हम उनके साथ होंगे। अब पाकिस्तान मुस्लिम नून है वो क्या फ़ैसला करती है कि ये आज अगर मियाँ शहबाज शरीफ साहब, जिनके बारे में बताया गया उनकी कमर दर्द की वजह से वो अपने भाई से मिलने आज नहीं जा सके कोट लखपत, तो शायद फ़ैसला हो जाता, क्योंकि सदर हैं तो फ़ैसला उनका और जो कायद हैं उनके साथ मिलकर होता। लेकिन बहरहाल अब जो हम आपसे बात कर रहे हैं फ़ैसला बुनियादी तौर पर नहीं हो पाया है। इससे क्या मौलाना फजलुर रहमान के इरादे कहीं पस्त हो सकेंगे और सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान की अकेली जमात को रोकना या मौलाना फजलुर रहमान को किसी न किसी तरह से इस सारे अमल से रोकना हुकूमत के लिए आसान है या मुश्किल है? हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार नज़ीर लगारी साहब, एडिटर इन चीफ हैं। बोल के बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब आपके वक्त का। दीगर मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे। डॉक्टर निसार चीमा साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा। चीमा साहब आपको बहुत शुक्रिया। चीमा साहब आपसे आगाज़ कर लेते हैं। अभी फ़ैसला होना बाकी है आपकी जमात का कि आप मौलाना फजलुर रहमान के साथ किस हैसियत में एहतजाज में, मार्च में, मॉरल सपोर्ट में या उनके साथ कंधे से कंधा मिलाए इस्लामाबाद की जानिब गामजन होंगे? अभी तक फ़ैसला नहीं हो पाया। जी देखिए मुदस्सिर साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो मकसद है उसके बारे में कोई इख्तलाफ नहीं है, मुकम्मल यकसुई है तमाम अपोजिशन जमातों में भी और पूरी कौम में भी। और मकसद क्या है ये देखें, पूरी कौम इस बात की गवाह है कि पिछले 13-14 महीनों में इस हुकूमत ने अपनी नाअहली और बदइंतज़ामी की वजह से जो ये आवाम के साथ, जो पूरी कौम के साथ जुल्म किया है, महंगाई के जो बम गिराए हैं, उसकी वजह से आवाम का जीना मुश्किल हो गया है। एक मिडिल क्लास आदमी जो है, गरीब आदमी छोड़े, मतवसत तबके का आदमी जो है उसके लिए घर का ख़र्चा चलाना मुमकिन नहीं रहा। इन हालात में आवाम जो हैं वो इस हुकूमत को, इस नायल और ज़ालिम हुकूमत को मज़ीद बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ ये है कि जो आवाम के साथ जो जुल्म कर रहे हैं उसके साथ साथ जो अपोजिशन के साथ एहतसाब के नाम पे बदतरीन जो इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, वो भी एक नई मिसालें और नई रवायात वो कायम कर रहे हैं। इन हालात में इस ज़ालिमाना किस्म के ये जो है ये हुकूमत और इस नायल हुकूमत से जान छुड़ाना, मैं समझता हूँ कि अब कौम समझती है कि कौमी फरीज़ा बन गया है और इसी कौमी फरीज़े को ले कर मौलाना फजलुर रहमान साहब निकले हैं। इस हवाले से इस फ़र्ज़ की अदायगी में कोई अपोजिशन जमात जो है किसी को इख्तलाफ नहीं है। हाँ, लाए अमल जो है, एक हिकमत अमली स्ट्रेटजी, उसके हवाले से मुख्तलिफ आरा हो सकती हैं, वो भी इंशाअल्लाह तय हो जाएंगी। जिस तरह यह है कि जी आप ख़ुद फरमा रहे थे कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी ये हुक्म किया है कि जी इनका भरपूर साथ दिया जाए मौलाना फजलुर रहमान का। देखिए वो एक अच्छा
एक मकसद लेके निकले हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब क्यों मुखालिफत कर रहे हैं कि इस एहतजाज में नहीं जाना चाहिए, खुद से अपना जो अपना लाया अमल है उसको जारी रखना चाहिए? देखिए, इसमें किसी कौमी जमात, अपोजिशन की किसी जमात का और मौलाना फजल रहमान साहब का जो है वो एजेंडे में, प्रोग्राम में कोई फ़र्क नहीं है। तमाम अपोजिशन जो है इस बारे में यकसू है कि इस हुकूमत का जो है मज़ीद इस मुल्क पे मुसल्लत रहना मुल्क और कौम के मफाद में नहीं है। इनको जो है इनको हटाना ज़रूरी है, यही मुल्क और कौम के मफाद में है। इसके लिए हिकमत अमली जिस तरह मैंने कहा उसके ऊपर मुख्तलिफ आरा हो सकती हैं, लेकिन जब अपोजिशन की क़यादत मिल बैठेगी तो उसमें भी इत्फाक राय हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा चीमा साहब, इस पर हम बात करते हैं। लगारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है या पाकिस्तान मुस्लिम नून है या दीगर बाकी जमातें भी हैं छोटी जो अपोजिशन की हैं, वो मौलाना फजल रहमान के इस मौक़िफ़ पे तो भरपूर साथ हैं कि इस हुकूमत को घर भेजा जाए, नए इलेक्शन करवाए जाएं, लेकिन इस सारे अमल के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दो तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो बहरहाल, एक सबसे बड़ा तो मजहबी कार्ड के हवाले से, दूसरा उन्होंने कहा कि अगर कुछ ऐसा हुआ कि अगर खुदा न खास्ता इस निज़ाम को लपेटा गया तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूसरी जानिब जो है वो होंगे। पाकिस्तान में धरने के हवाले से भी बात करेंगे, तजिया लेंगे। नज़ीर लगारी साहब का जो सवाल मेरा था, लेकिन उससे पहले नज़ीर लगारी साहब, ये बड़ी खबर है कि बानी MKM को दोबारा से अब गिरफ्तारी उनकी हुई है। ज़मानत के बहरहाल मामलात हैं, वो एक लीगल प्रोसीजर है, उसके तहत वो क्या होता है, इस पर मैं चाहूँगा आप ज़रूर इस पर तबसरा करें, जो गिरफ्तारी हुई है बानी MKM की। एक तो ये कि बड़ा वाक़या है, बहरहाल उसके असरात के हवाले से तो हम बात नहीं कर सकते। सूरत हाल बदल चुकी है, ग्राउंड रियलिटीज़ बदल चुकी हैं, शहर का एटमॉस्फेयर और अर्बन इलाकों का जो है वो माहौल बदल चुका है, नुमाइंदे बदल चुके हैं। लेकिन वहाँ पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, मुझे किसी माहिर कानून से रजू करना पड़ेगा कि फ़र्द जुर्म पुलिस आयद करती है। ये उनको थाने में बुलाया गया था, पुलिस ने बुलाया था, स्कॉटलैंड यार्ड ने बुलाया था और वहाँ पर फ़र्द जुर्म आयद की गई। मेरा ख़्याल जो हमारा प्रोसीजर है यहाँ पर क्रिमिनल केसेस के मामले में, सर इसमें ये बताया जा रहा है कि जो मैं वहाँ से लंदन से रिपोर्ट है उसमें यह है कि जब उन्होंने सवालों के जवाब देने का मशवरा दिया गया था, जब उनको दिया गया था सवालात उन्होंने नहीं दिया, तो फिर प्रोसिक्यूशन ने उन पर फ़र्द जुर्म आयद की है वहाँ के तरीक़ाकार के मुताबिक। उसके बाद ये बताया जा रहा है कि अल्ताफ़ बानी MKM को क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस ने फ़र्द जुर्म उन पर आयद की है। तो ये प्रोसिक्यूशन की तरफ से हुआ है और प्रोसिक्यूशन के पास एविडेंसेस होंगे, उनका खामोश रहना तो एक दूसरी सूरत हाल ज़ाहिर करता है। क्या फिर उसके बाद जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश होते हैं तो वो क्या नुक्ता नज़र देते हैं। चलिए अब इसको लगारी साहब देखते हैं कि अगले आने वाले वक्त में क्या होता है। अब इस वक्त लंदन में गिरफ्तारी होगी, पाकिस्तान में जो अब तैयारी कर रही है हुकूमत के, अगर ऐसे मामलात होंगे, लिस्टें उन्होंने मांग ली है मौलाना फजल रहमान साहब की, जमातों की, वजारत दाखिला के पास, ज़िली इंतज़ामिया के पास, लोगों के पास, जिस ज़िले में जो है तो वो तैयारी कर रहे हैं। आपको लगता है ये जो सारा का सारा साथ है इसमें अब फैसला होने का हो नहीं रहा कि ये लग रहा था कि शायद सारे तीन विंग्स के साथ ऐसे इस्लामाबाद में आएंगे, नून लीग, पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान साहब, लेकिन ऐसा फील नहीं हो रहा। वजूहात क्या लग रही हैं? एक तो हमें इस बात को पेश नज़र रखना है कि मौजूदा हुकूमत की माजी में जो मिसालें दी जा सकती हैं वो ये है कि ज़ियाउल हक की हुकूमत, उससे कदरे कम प्रेशर की परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत, फिर उसके बाद ये हुकूमत है। ये जो दो जमहूरी अदवार हमने देखे हैं 88 से 99 तक और उसके बाद 2008 से जो है 2018 तक, ये जो 20 साल का 21 साल का अरसा है, इस दौरान जमहूरियत और जमहूरी अमल जो है वो रवां रहा है, लेकिन पाबा जंजीर बहरहाल रहा है। इसमें से कोई इनकार नहीं कर सकता कि उन्हें कितनी लिमिटेशंस थी और किस तरह से वो काम कर सकते थे। अब ये आए हैं बिल्कुल इस तरह 2008 से 2018 के दरमियान भी, पिछले 2008 से 13 तक भी दो वज़ीर आज़म थे, एक को अदालत से जाना पड़ा, दूसरे 2013 से 18 में भी लगा साहब। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि उस वक्त तरीका एक ये होता था कि जनाब सीधा टेक ओवर कर लिया जाए और सब कुछ सिस्टम को लपेट दिया जाए, और फिर उसके बाद दूसरा तरीका ये निकाला गया कि नहीं 58(2)B को लाया जाए और उसके ज़रिए हुकूमत को घर भेज दिया जाए और पार्लियामेंट को तोड़ दिया जाए।
फिर एक और तरीका जो था वो ये था कि अदालती कार्रवाई के ज़रिए भी वज़ीर आज़म को भेजा जा सकता है, अलबत्ता पार्लियामेंट को नहीं तोड़ा जा सकता है। अब ये नहीं है कि मौलाना फजलुर रहमान एक और तरीके के तौर पर जा रहे हैं कि ज़रा हम चलते हैं और जो तरीका उन्होंने इस्तेमाल किया था इमरान खान साहब ने वो तरीका अख्तियार करते हैं और इस तरह से हुकूमत को घर भेजने का रास्ता देते हैं। मेरे ख्याल ये उससे मुख्तलिफ है। लेकिन मैं एक और चीज़ जो अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि जनरल ज़िया के दौर में या मुशर्रफ के दौर में सियासी कारकुन मुश्किलात का शिकार थे, सियासी लीडरशिप भी मुश्किलात का शिकार थी। अब इस वक्त भी मुश्किलात का शिकार है, सियासी लीडरशिप भी मुश्किलात का शिकार है और सियासी वर्कर भी मुश्किलात का शिकार है। और सही कह रहे हैं, आपकी लिस्टें बन रही होंगी, गिरफ्तारियाँ होंगी और इन तीनों अदवार में मुशर्रफ के दौर में तो मीडिया ने बहुत आगे गया है, लेकिन इस वक्त सूरत हाल कदरे मुख्तलिफ है। तो मेरे ख्याल है कि सर अब तो एक जमहूरी हुकूमत है ना, अब तो जनरल मुशर्रफ का नहीं कहा जा सकता, या तो एक जमहूरी हुकूमत है, जमहूरी प्रोसेस है, उसको कुछ जमातें मान रही हैं, कुछ जमातें नहीं मान रही हैं। लेकिन हम इसको उस दौर से, जनरल ज़िया के दौर से, जनरल अयूब खान के दौर से या परवेज़ मुशर्रफ के दौर से तो कंपेयर नहीं कर सकते। नहीं था, उसको जनरल ज़िया को अगर पता होता कि नैब बनाकर काम किया जा सकता है और अगर उनको पता होता कि इस तरह के हम इदारे लेकर जो है वो सियासी अमल का घेराव कर सकते हैं तो वो कोड़े मारकर जो है वो ना करते, अपने आप को इस सारे सूरत हाल में ना उलझाते और फांसियाँ वांसियाँ का सिलसिला शायद ना करते, वो और तरीके अख्तियार करते। नए तरीके बाद में ईजाद हुए हैं, जिस तरह से सियासी अमल का और सियासी कारकुनों का और सियासी जमातों का घेराव किया जाता है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि एहतसाब नहीं होना चाहिए, एहतसाब हर सूरत में होना चाहिए, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए कि आप आंख के अंदर शहतीर डाल दें और कहें कि एहतसाब हो रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। एक आम आदमी भी देख रहा है कि जो काबिल एहतसाब हैं वो एहतसाब कर रहे हैं, तो फिर तो इस पर सवाल ज़ाहिर उठेंगे। और अच्छा, मैं लगा से कता कलामी की माफ़ी, यहाँ मैं चीमा साहब आपसे ये गुम गुम की कैफियत फील हो रही है, ऐसा कि शहबाज शरीफ साहब वो सदर हैं, वो फैसले कर सकते हैं, जब मियां नवाज शरीफ साहब ने उन्हें मतलब पूरी हिमायत है तो वहाँ फैसले नहीं हो पा रही है। बहुत ज़्यादा तासुर उभर रहा है कि एक वो लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि इस वक्त एजुकेशन की सियासत करना, क्योंकि इससे कुछ हासिल नहीं कर पाए हैं। पिछले 2 सालों के अंदर उल्टा नुकसान हुआ। मियाँ साहब जेल में गए, मरियम बीबी के लिए मुश्किलात हुई, खाकान अब्बासी साहब हैं, खालिद साद रफीक साहब, जितने एग्रेसिव लोग थे वो सारे के सारे जेलों में गए। तो ये एग्रेसिवनेस का वक्त नहीं है, इस वक्त मामला फहमी का वक्त है, चीज़ों को लेकर चलने और अपने कायदीन को, अपने लोगों को बाहर निकाल कर एक स्ट्रेंथ बनाने का। एक ये मौक़िफ़ चल रहा है आपकी जमात में, दूसरा वही है जो एग्रेसिवनेस है, और ये इसमें फैसला नहीं हो पा रहा कि हुकूमत मुखालिफ किस तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम नून ने आना है, जिसकी सबसे बड़ी तादाद वर्कर्स की या वोटर्स की या अरकान की पंजाब के अंदर है। तो पंजाब में आपका फैसला नहीं हो पा रहा। मुदस्सिर साहब, एक तो देखें, मैं एक बात वाज़ेह कर दूं कि फ़ैसला कुछ भी हो, हमने मौलाना फजल रहमान से किस नौइयत का तावन करना है, किस हद तक करना है, ये क़यादत फ़ैसला करेगी। लेकिन एक बात तय है कि हमने इस मामले में जनाब इमरान खान साहब को फॉलो नहीं करना। हमने कंटेनर पे चढ़ के 126 दिन में का तमाशा नहीं लगाना, हमने गैस और बिजली के बिल नहीं जलाने, हमने पार्लियामेंट हाउस पे, प्राइम मिनिस्टर हाउस पे हमला नहीं करना, हमने पुलिस पे हमले नहीं करने, हमने कौम को सिविल नाफरमानी पे नहीं उकसाना, हमने ये गैर कानूनी गैर आइनी हथकंडे इस्तेमाल नहीं करने, और ना ही हमने इस तरह की कोई बगावत की सूरत पैदा करनी है जिस तरह उन्होंने। ये देखें, सिविल नाफरमानी तो एक बगावत है। सही। फिर यह है कि देखें, मैं एक और बात गुजारिश करूँ कि अभी आप बात कर रहे थे जनरल ज़िया को, जनरल मुशर्रफ की, मोहतरम लगारी साहब बात कर रहे थे और आपने फरमाया कि ये जमहूरी हुकूमत है, ये जमहूरी मिजाज इनका ये है कि आप अच्छी तरह जानते हैं, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि केपी के वज़ीर आला साहब फरमा रहे हैं कि मैं जो है इनका एक शख्स जो है उसको जाने की इजाज़त नहीं दूंगा, यहाँ से गुजरने की इजाज़त नहीं दूंगा। ये है इनके जमहूरी रवैये। ये तो बदतरीन किस्म की फाशिस्ट किस्म की हुकूमत है जिसके हथकंडे हमारे सामने हैं। जिस तरह आपने कहा कि जो भी वोकल किस्म का अपोजिशन कायद है वो पाबंद सलासिल कर दिया गया उसको, और झूठे केसेस में आप देख लें, अंदाज़ा कर लें। और ये देखें, ये वो पूरी कौम देख रही है कि ये जो है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड, वन साइडेड, टारगेटेड जो है ये एहतसाब है। एहतसाब क्या है? बदतरीन किस्म का सियासी इंतकाम है। लेकिन मैं फिर ये कहता हूँ कि हम जमहूरी लोग हैं,
हम कोई लेकिन साहब यहाँ पे एक सवाल है कि आप जमहूरी आप कह रहे हैं इमरान खान साहब जैसा कोई हथकंडा नहीं होगा, आप मुतालबा आपका इस हुकूमत को हटाया जाना है, आप कह रहे हैं आइन और कानून के दायरे में रहकर हो गए काम करेंगे, तो आइन और कानून के दायरे में रहकर तो फिर पार्लियामान के अंदर तब्दीली हो सकती है, वहां पे आपके पास स्ट्रेंथ नहीं है, तो फिर इस एहतजाज में क्या फायदा? हमने पार्लियामान से हमने उनको उनकी तकलीद करते हुए हमने ना पार्लियामान से इस्तीफे देने हैं, ना हमने ये है कि पार्लियामान को गालियाँ देनी है। जो जमहूरी रवायात हैं, जो आइन और कानून हमें इजाज़त देता है, हमने उसी दायरे के अंदर रह के अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है। लेकिन आप देख लें कि पूरी कौम सरापा एहतजाज है। कल देखें यहाँ ताजर जो है यहाँ इस्लामाबाद में आके उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। सिर्फ ताजरों की बात नहीं है, कौम का हर तबका जो है सरापा एहतजाज है, खा वो किसान हों, मजदूर हों, तनख्वाहदार तबका हो, सरकारी मुलाजम हों, ताजर हों, छोटे दुकानदार हों, हर शख्स जो है वो इस हुकूमत से तंग है और हर शख्स का जो सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। और ये वो झोलियाँ उठा उठा कर इस हुकूमत की रुखसत होने की दुआएं कर रहे हैं। और इस वक्त जो है ये पूरी कौम मौलाना फजल रहमान के साथ है, उनके मकसद के साथ है। उस पर तरीक़ेकार क्या हो, तावन किस तरह करना है, ये हमारी क़यादत फैसला करेगी। जो क़यादत को हुक्म होगा उस पर अमल होगा जी। अच्छा लगारी साहब, मैं यहाँ एक सवाल है कि एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मूव बनाई गई थी चेयरमैन सेनेट की, बल्कि जिस वक्त ये रिज़ल्ट हुआ था मुझे याद है आप हमारे साथ यहाँ बैठे हुए थे, तशरीफ़ रखे हुए थे कि जब रिज़ल्ट आया था आपसे उस वक्त बात आप कह रहे थे बड़ी ये हैरानी की बात है कि आपके पास इतने वोट हों लेकिन जब वोट निकलें तो वो ना हो। अब इसमें अब ये बात हो रही है कि ये फिर वो जमातें इकट्ठी हैं अपोजिशन की, लेकिन फिर फैसला नहीं हो पा रहा है। ये फैसला ना होने के पीछे कि आप एक बड़ी मूव बना लें, अपोजिशन की इकट्ठे हुकूमत जाए या ना जाए, लेकिन इकट्ठे होकर एक आवाम की आवाज़ बन के निकलें, वो ऐसा मुमकिन नहीं हो पा रहा है। तो इसकी वजह क्या लग रही है? पाबंदे सलासिल बड़ी जमातों के कायदीन हैं या कुछ और मफादात हैं? सवाल ज़्यादा बड़ी मूव में ज़ाहिर है कायदीन रुकावट नहीं है, जो जेलों में हैं वो तो ज़ाहिर है चाहेंगे कि मूव ऐसी बने जिससे इस हुकूमत के बारे में लोगों को मुतहर्रिक किया जाए। लेकिन ये आज की बात नहीं है। आपको मैं अगर 40 साल पहले के ज़माने में ले जाऊं, और मैं ज़्यादा नहीं चाहता हूं कि आप माजी में रहें, हम आज के दिन की बात कर रहे हैं और आज के हालात की बात कर रहे हैं। क्या था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल कमेटी के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद जो थी वो मिली हुई थी, और मौलाना कौसर न्याजी के साथ एक पूरा ग्रुप था, गौस रईसानी थे, नसरुल्लाह खटक थे, हमारे मोहतरम कमाल असफर थे और बहुत से लोग थे जिन्होंने पार्टी के लाइन से हटकर रास्ता अख्तियार किया। फिर अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा, फिर मुमताज़ भुट्टो, फिर गुलाम मुस्तफ़ा जतोई, ये सारे लोग एक एक करके छोड़ते गए थे। वो पार्टी की हार्ड लाइन को फॉलो नहीं कर सके थे। अब भी ये प्रॉब्लम हो रहा है कि हार्ड लाइन अगर पार्टी में अख्तियार करना चाहते हैं, और ये भी नहीं है मियाँ नवाज शरीफ करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, हमें उनसे बराह रास्त कोई ऐसा राब्ता भी नहीं है और बात भी नहीं है, लेकिन हमें अंदाज़ा है कि मरियम बीबी जो हैं वो ज़रूर चाहती हैं कि हार्ड लाइन ली जाए। लेकिन पार्टी के अंदर एक बड़ा ग्रुप बैठा हुआ है कि जो हार्ड लाइन के अफोर्ड नहीं कर सकता है, और वो इस सारी सूरत हाल में वो कोई बीच का रास्ता निकालना चाहता है, और वो कोई पीसफुल को एग्जिस्टेंस से एक पुरअमन बकाए बाहमी का कोई तरीका निकालना चाहता है। हालांकि सियासत में और सियासी अमल में ऐसी चीज़ें होती नहीं हैं कि आप जो है वो अपने प्रिंसिपल्स पर समझौता करें। अगर ऐसा करके ये होते हैं कि जनाब अच्छा चलो खाल बचा लेते हैं और जो है वो उसूल अगर जाते हैं तो चले जाएं, जमहूरियत जाती है तो चले जाए, लेकिन पहले खाल तो बचनी चाहिए। अगर खाल बचाने का मामला होगा तो फिर दूसरी बात होगी। मेरे ख्याल में अब मियाँ नवाज शरीफ साहब वो माजी के 99 के मियाँ नवाज शरीफ नहीं है जो खाल बचाने वाले, अब वो डट गए हैं और उसका मुजाहरा हम पिछले 2 सालों में देख रहे हैं। बहरहाल ये भी पाकिस्तान की सियासत का एक बड़ा अच्छा रूप था कि लोग अपने प्रिंसिपल स्टैंड पर, बहरहाल माजी में बहुत सारा कुछ है जो शायद अगले आने वाले वक्त में वो धुलेगा। मैं शॉर्ट कमेंट चाहूँगा, मुझे ब्रेक लेना है। डॉक्टर साहब इस वक्त हुकूमत जो है वो तो अपनी जगह डटी हुई है, उसको किसी भी किस्म का कोई ख़तरा आपके एहतजाज या आपके मूव से नहीं हो रहा है, तो फिर सारी मूवमेंट का सिवाय मीडिया अटेंशन और सारे वर्कर्स को इकट्ठा करना, इसके अलावा एक्सरसाइज के अलावा मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। आपको क्या नज़र आ रहा है? देखें, वो ये जिस तरह मैंने कहा कि ये ज़ालिमाना तर्ज़ अमल की हामिल हुकूमत है, उसको ना अवामी मफाद से कोई गर्ज़ है, ना कौमी मफाद से कोई गर्ज़ है, ना उनको अवामी जज्बात की कोई परवाह है। बैसाखियों के सहारे आई है, उनको उन बैसाखियों की तरफ ही उनकी तवज्जो है, अवाम की तरफ तो कोई तवज्जो नहीं है। देखें, हमें भरोसा है अल्लाह ताला के फजल करम के बाद अवाम की हमायत पे भरोसा है, और पूरी कौम जो है हमारे साथ है इस मामले में।
और जिस तरह मैं कई बार कहता हूँ कि इस वक्त पूरी कौम की ज़ुबान पे दो दुआएं हैं, एक दुआ कश्मीर की आज़ादी के लिए है और दूसरी दुआ इस नायल और ज़ालिम हुकूमत से निजात के लिए है। चलें अब देख रहे हैं कि अवाम की दुआएं और अपोजिशन के एहतजाज की सूरत में क्या रंग लाती है इस हुकूमत के मामलात। लेकिन ताजर बरादरी भी इस वक्त भरपूर एहतजाज कर रही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर निसार चीमा साहब आपके वक्त का। और ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मुतालिबात क्या हैं और तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं हुकूमत से, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। कल का रोज़ इस्लामाबाद में बड़ा अहम था कि जब ताजर पहले अपने कन्वेंशन और कन्वेंशन के बाद उन्होंने मार्च शुरू कर दिया FBR के दफ्तर के सामने एहतजाज के लिए। पुलिस ने उन्हें रोका, उसके बाद मुज़ाकरात हुए, मुज़ाकरात नाकाम हो गए। अब जो अंजुमन ताजरान है उन्होंने ये फैसला किया है कि अब 15 अक्टूबर से 1 घंटे की टोकन हड़ताल की जाएगी पूरे दिन में, और फिर 28 और 29 अक्टूबर को मुल्क भर में शटर डाउन हड़ताल करने का ऐलान किया गया है। बुनियादी तौर पर मुतालिबात क्या हैं ताजरान के, हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अजमल बलोच साहब, सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान। बहुत शुक्रिया बलोच साहब आपके वक्त का। क्या बुनियादी मुतालिबा क्या है जो आप लेकर FBR के सामने जा रहे हैं? वो मान नहीं रहे हैं, मुज़ाकरात आपके हो नहीं पा रहे हैं। असल में बात यह है कि FBR लोगों को गुमराह कर रहा है। FBR ये कहता है कि ताजर शनाख्ती कार्ड नहीं देना चाहते, ये टैक्स नहीं देना चाहते। ये बात ही नहीं है। असल मसला हमारी डॉक्यूमेंटेशन का है। देखिए, मुशर्रफ दौर में भी 17 दिन यही काम वो करना चाह रहे थे। हमारा लिटरेसी रेट नहीं है, हम पढ़े लिखे नहीं हैं। ताजरों में लिटरेसी रेट 1% भी नहीं है। ये हमें कहते हैं कि टेक्निकल जो हमारी रिटर्न फार्म है हमारा, जो बरतानिया के वज़ीर ख़जाना भी शायद ना भर सकें, यहाँ भी तो मुमकिन नहीं है। ये वो कहते हैं कि हर वो दुकानदार जो आम दुकान लेके बैठा है वो इसको फाइल करेगा हर महीने में। टैक्स नहीं देना है। ये FBR का कानून कह रहा है कि आपने 0 रेटेड सेल टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। अब मैं पूछना ये चाहता हूँ कि 12 महीने वो 0 की रिटर्न भरना किस तरह भरेगा? उसको तो कोई बाबू हायर करना पड़ेगा। वो बाबू उससे 2 लाख रुपए तनख्वाह लेगा साल की, फिर वो बाबू उसको ब्लैकमेल भी करेगा। वो बाबू महकमा पहले चोर है। FBR के लोग बिल्कुल कभी भी नहीं चाहते हैं कि लोग नेट में आ जाएं या कोई ऐसी चीज़ आए। जब आने भी लगते हैं तो यही रुकावट बनते हैं। मसला ये है कि हम लोगों से इन्होंने इनकम टैक्स लेना है। इनकम टैक्स हम इनको दे रहे हैं। हर ताजिर अपनी मुनाफे के ऊपर अपने मुनाफे का जो बनता है 35% वो इनको अदा कर रहा है। अब जो लोग नेट में नहीं है वो हमारा फेलियर नहीं है, वो FBR का है। ये कहते हैं कि 19 लाख या 18 लाख ताजर इस वक्त। अच्छा बलोच साहब, इस पे हम बात करते हैं थोड़ा। सेल्स टैक्स बहरहाल कितना अहम है, जो आपके थ्रू आगे चल रही है चीज़, उसका सेल्स टैक्स कितना अहम है इस वक्त जो है? बलोच साहब, सेल्स टैक्स जो है बुनियादी तौर पर जो आइटम आप सेल कर रहे हैं उसका सेल्स टैक्स की एक पूरी चेन है। अगर वो आप सेल्स टैक्स में STN में नहीं करते हैं, फाइल नहीं करते हैं, तो फिर तो उसकी चेन टूटती है। जो आप एक आम आदमी से, आप अपने सारिफ से तो वसूल करते हैं, लेकिन उसकी चेन अगर आप ऊपर आगे नहीं जाती है तो वो टूटता है। तो FBR तो ये कहते हैं, तो इसके लिए तो आपको साथ देना होगा। कोई आसान हल बीच का तो निकालना चाहिए आपको और FBR को मिलकर। नहीं सर, ऐसा नहीं है। जो सेल टैक्स है वो एट सोर्स कट जाता है वहाँ पे जहाँ पे मैन्युफैक्चरर आपको सामान देता है। वो जिस भी डीलर को देता है, अगर 100 रुपये की चीज़ देता है तो उस पर 17% सेल टैक्स प्लस 17% लिखा होता है। आगे जितने लोग ख़रीदार होते हैं उनका अपना मुनाफा होता है। डीलर का 1% होता है, होलसेलर का 1% होता है या आधा % होता है। वो फिर आम रिटेलर के पास आ जाता है। रिटेलर का एक अपना मुनाफा है। उसके बाद सेल टैक्स पीछे अदा हो चुका है। इसने सेल टैक्स गाहक से नहीं, वो जो सेल टैक्स अदा किया वो ऑलरेडी गाहक ने से प्लस सेल टैक्स वाले रकम देनी है जो वहाँ से मैन्युफैक्चरर से या इंपोर्टर से
खरीदारी कर चुका है और दे चुका है। ठीक, ये हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। मैं सच बोल रहा हूँ, एफबीआर के लोगों ने आज तक सिस्टम को ठीक नहीं किया। हम कहते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, फिक्स टैक्स का निज़ाम ले आए। ये 41,000 लोगों को काबू करने की बजाय जो मैन्युफैक्चरर हैं, असल में इनको क्या ख़तरा क्या है कि जब मैन्युफैक्चरर 10 गाड़ियाँ निकालता है, ये कहते हैं कि वो 2 लिखता है, 8 नहीं लिखता है, वो फेलियर भी इनका है। इनका इंस्पेक्टर मौजूद होता है, वो रिश्वत ले लेता है और वो खुद दस्तखत कर देता है, 2 गाड़ियाँ निकली हैं। उसमें आम दुकानदार का क्या कसूर है? आम दुकानदार को आप मुसीबत में ना डालें। सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन का मतलब है आम दुकानदार को एक मुसीबत में डालना, उस पर 2-2.5 लाख रुपए साल के अखराजात डालना। ये वो प्रॉब्लम है, ये जो हम ठीक नहीं कर सके। सही। अब मसला ये है कि एफबीआर झूठ बोल रहा है, अपने आप की अपनी कारकर्दगी इनकी है कोई नहीं है, उसको छुपाने के लिए। बलोच साहब हमारे साथ इस पे बात करते हैं। लगारी साहब, नज़ीर लगारी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी। लगारी साहब, ये जब से ये मामला ख़ास तौर पे पिछले 8 महीने से ये बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ हुआ कि मैन्युफैक्चरर्स हों, इम्पोर्टर्स हों, एक्सपोर्टर्स हों, आम दुकानदार हों, वो नाराज़ इस मामले पर रहे, लेकिन ये कहा जाता है कि वो शायद टैक्स नहीं देना चाहते हैं। पाकिस्तान में तो जितना बड़ा कारोबार का मामला है, पाकिस्तानियों की तो तादाद भी 20 लाख टैक्स देने वालों की फाइलर्स की वो नज़र नहीं आती है। तो ये कहाँ पे आके चेन ख़राब हो रही है? हम इसको एफबीआर को ज़िम्मेदार ठहराएं या फिर हम खुद जो दुकानदार हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो ताजरान हैं, वो भी ज़िम्मेदार हैं कहीं ना कहीं? एक तो ये इकनॉमी में बहुत सी चीज़ें इतनी गुंजलक पेचीदा पुरपेच हैं कि आम आदमी जिस तरह से बलोच साहब कह रहे हैं कि जिसकी तालीमी इस्तात ठीक नहीं है, कारोबार बड़ा कर रहा है और उसके पास अच्छा बिज़नेस भी हो रहा है, लेकिन उसके पास तालीमी इस्तात ना होने की वजह से ये जो इनके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो बहुत ही उलझे हुए होते हैं। और सही कह रहे हैं कि आप वकील के बगैर जाकर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं फिल कर सकते। मैं नहीं फाइल कर सकते। हाँ, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। सीधी बात यह है कि कोई भी शख्स जाकर इस तरह से वो नहीं करता। ये चाहते हैं कि डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी हो, लेकिन ये नहीं चाहते हैं। फिर बहुत कुछ जो है वो डॉक्यूमेंटेड करना पड़ेगा, आपको वो सब कुछ करना पड़ेगा जो काले धन के आप पैरेलल इकनॉमी चल रही है। क्या ये हुकूमत के मुख्तलिफ शोबों में बैठे हुए लोगों को मालूम नहीं है? आप उन लोगों के पास जाते हैं जिन लोगों के पास जो पहले से आपको टैक्स दे रहे हैं, आप उन लोगों के पास जाते ही नहीं हैं जो टैक्स नहीं दे रहे हैं, जो स्मगलर हैं। आप उनसे कौन सा टैक्स ले रहे हैं? और जो बड़ा ख़राब धंधा करते हैं उनसे आप कौन सा टैक्स लेते हैं? जो मंशियात बेचते हैं उनसे कौन सा टैक्स? और कैसे हो सकता है? इसलिए कि उसको रोका तो नहीं जा रहा है। एक पैरेलल इकोनॉमी चल रही है जो डॉक्यूमेंटेड हो ही नहीं सकती है, वो भी चल रही है। और जो डॉक्यूमेंटेड आप इकोनॉमी करना चाहते हैं उसके बारे में आपने इतना पेचीदा और गुंजलक तरीक़ाकार रखा हुआ है। बलोच साहब कह रहे हैं कि ऊपर पर एट सोर्स जब से चीज़ निकलती है किसी फैक्ट्री से, किसी जगह से, तो उसके ऊपर टैक्स लगा दिया जाता है और फिर वो मार्केट में आती है। जब मार्केट में आती है तो ज़ाहिर है वो टैक्स साथ में लगा हुआ है ना, वो तो पे कर दिया है। बिल्कुल। लेकिन आखिर में नीचे कंज्यूमर ने आकर अदा करना है ना। सही। अच्छा, मैं प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है। बलोच साहब, इस वक्त आप लोगों ने हड़ताल का ऐलान किया हुआ है, दोबारा से कोई बातचीत को आगे मामला सेटल होगी? इस तरह ना तो आपका फ़ायदा है ना एफबीआर का फ़ायदा है, आपका नुकसान कारोबारी मामलात में हो रहा है और मुल्की मामलात वो अलग से पेचीदा हो रहे हैं। तो कोई बीच का रास्ता, कोई मुज़ाकरात के मामलात निकलेंगे या ऐसे ही चलेगा एहतजाज की सूरत में? देखिए, मैं एक और गुजारिश करूं कि हमारा ब्यूरोक्रेट HSN का पड़ा हुआ है और हमारा सियासतदान टाट पे बैठ के पड़ा हुआ है। ये प्रॉब्लम है। जो कुछ हमारा ब्यूरोक्रेट कहता है सियासतदान मान लेता है, ये बड़ी प्रॉब्लम है असल में। और कौम को मुसीबत में ब्यूरोक्रेट ने डाला हुआ है, कभी इस तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। सच बात कह रहा हूँ, जब तक हम एफबीआर को ठीक नहीं करेंगे, देखे ना वज़ीर आज़म साहब अब भी कहते हैं, पिछले दिनों भी हाउसिंग स्कीम के इफ्तिताह के मौके पे कह रहे थे कि एफबीआर को ठीक करना है, एफबीआर में अभी भी प्रॉब्लम है, 6-7 अरब रुपया इधर ही गबन हो जाता है। तो फिर जब मैं कहता हूँ तो एफबीआर को बुरा क्यों लगता है? एफबीआर के लोग जो मुज़ाकरात करने हमसे आए थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज इतनी सख्त थी कि मैं खुद हैरान रह गया कि एक मेंबर ने हमें कहा कि जाओ जो कुछ करना है कर लो,
आज तक 21 साल मुझे ताजर सियासत में हो गए, हर चेयरमैन से मुज़ाकरात किए हैं। मुशर्रफ दौर में फौजी हुकूमत भी थी, तब भी लोगों ने हमें इतनी सख्ती बात नहीं की थी। लेकिन मैं हैरान हुआ हूँ कि कल एक मेंबर ने कहा जो जाओ जो कर लो, तो कैसे ठीक करेंगे? इस वक्त जो है बहरहाल आपके लिए भी मुश्किलात बनी हुई है, हुकूमत है, वो कोई ना कोई बीच का रास्ता निकलना बहरहाल ज़रूरी है, क्योंकि ये मुल्क की इकॉनमी के लिए भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब बहुत शुक्रिया अजमल बलोच साहब आपका, नज़ीर लगारी साहब आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। प्रोग्राम के आखिर में आपको सिंध हुकूमत की जानिब से कराची क्लीन मुहिम के हवाले से बताएं, जो अब शायद गायब हो गई है। शैला महमूद हमारी नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं। शैला, कराची को साफ करने का बीड़ा उठाया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने, वो कहाँ तक पहुँचा है, कहाँ सफाई हो रही है? जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत की जानिब से जो सफाई मुहिम कैंपेन चलाई गई थी उसको आज तकरीबन 21 दिन हो चले हैं, और हम देख रहे हैं कि इन 21 दिनों में अगर कारकर्दगी की बात करें तो हमें वो मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो बिल्कुल कहीं नज़र नहीं आती है। वो सिर्फ़ और सिर्फ तस्वीरें खिंचवाने की हद तक और बुलंदोबांग दावों की हद तक तो महदूद ज़रूर नज़र आती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ जो है वो कुछ और ही बताती हैं। हम इस वक्त जमशेद टाउन के इलाके में मौजूद हैं। ये एक रिहायशी इलाका है और यहाँ पर मेरे कैमरामैन साजिद कमाल ज़रा आपको दिखाएं कि किस तरह से जो है वो कचरे के पहाड़ हैं जो कि यहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ का कोई पुरसान हाल नहीं है। ये बिल्कुल एक कंजस्टेड सा एरिया है और यहाँ पर लोग जो है वो शदीद अजियत का भी शिकार है कि इसकी वजह से जो है वो बीमारियाँ फैल रही हैं, ताफुन फैल रहा है, कई लोग जो है वो यहाँ पर बीमार हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो कुछ एहलियान मोहल्ला है इनसे भी हम बात करते हैं और जानते हैं कि आया ये कचरा यहाँ से क्यों नहीं उठाया जाता, क्योंकि ये तो बिल्कुल एक रेजिडेंशियल जगह है। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा इलाका है सेक्टर 8A AB सीनियर लाइन। यहाँ पे गुज़श्ता तकरीबन 16-17 साल से जो है ये एक लावारिस प्लॉट है और अहले मोहल्ला ने इसको जो है कचरा कुंडी बना लिया है। यहाँ पे कुछ किराएदार आते हैं जो अपनी ज़िम्मेदारी महसूस नहीं करते हैं, और जो मालिक मकान होते हैं वो शदीद अजियत का शिकार हो जाते हैं। यहाँ पे ना ही कोई म्यूनिसिपल या कोई टाउन कमेटी जो है अपनी ज़िम्मेदारी महसूस करती है, ना अहले मोहल्ला अपनी कोई ज़िम्मेदारी। आपने कभी अप्रोच किया? जी हमने अप्रोच किया है इनको, और उस सतह पे अगर आप एडवाइस करेंगे दोबारा भी इंशाल्लाह अप्रोच करेंगे। कचरा जो है वो नज़र आ रहा है। बहुत शुक्रिया शैला, हमें तफसीलात से आगाह कर रही थी। और अब आपको एक और ख़बर देंगे, पाकिस्तान ट्रैवल मार्ट की जानिब से मुख्तलिफ ममालिक के 400 से ज़्यादा स्टॉल्स लगाए गए हैं। जापान के स्टॉल पर इस वक्त क्या गहमा गहमी है, हमारी नुमाइंदा नादरा मुश्ताक वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। नादरा, आगाह कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ट्रैवल मार्ट में, जहाँ पर तकरीबन ये ट्रैवल मार्ट जो है इख्तिताम पजीर होने वाली है, और मैं इस वक्त मौजूद हूँ काउंसलेट ऑफ जापान के स्टॉल पर, जहाँ पर काउंसिल जनरल साहब मौजूद हैं इस उम्र। आप देख सकते हैं कि वो कुकिंग करने आए हैं। क्या ही ख़वातीन कुकिंग करती होंगी जो इन्होंने आते ही स्टार्ट किया और आधे से ज़्यादा जो जिसे कहते हैं हाफ डन वो कर दिया है। मैं इनसे पूछना चाहूँगी कौन से डिश हैं और इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। ये ओसन का ख़ास खाना है, और बच्चे वगैरह ना यानी जो दिन को भूख रख जाते हों तो खा जाते हैं, और ये ख़ास ओसन का शहर का खाना है। और उसी में दरअसल ऑक्टोपस हैं, मगर आप लोगों को ऑक्टोपस पसंद नहीं होगा, इसकी वजह से आप चिकन सॉसेज है ना उसको अंदर डाल देते हैं, और इसको यानी आहिस्ता आहिस्ता गर्म हो जाता है, यानी उसको इस तरह करके ना इसको कहते हैं, इस डिश का नाम है टाको याकी कहते हैं। ये थोड़ा सा ये पक्का हो जाए तो इस तरह करके यानी आपको दिखाएंगे। अच्छा, ये जो डिश है इसको टाको याकी कहते हैं। आप हमारे फुटेजेस में भी देख सकते हैं किस तरह इसको प्रिपेयर किया जा रहा है, इसको किस तरह से कुक किया जाता है। यहाँ पर नज़ाकत भाई दिखाएंगे कि ये जो सबसे पहले इन्होंने लेयर डाली थी ये मैदे की थी, और उसके बाद बॉइल्ड एग इन्होंने हाफ पीसेस में डाले, उसके अंदर चिकन रखा, और उसके साथ साथ ये ग्रीन अनियन ये इसमें इस्तेमाल हुआ है, कॉलीफ्लावर इस्तेमाल हुआ है, कैबेज इस्तेमाल हुआ है इसके अंदर, और साथ में ये चिकन, क्योंकि हमारी जो पाकिस्तानी जो कौम है वो चिकन ज़्यादा पसंद करती है, तो बजाय इसके कि हम इसमें ऑक्टोपस या कुछ और डालें, कोई और सी फूड डालें, हमने चिकन इस्तेमाल की है। और इस उम्र ठीक है, नादरा मुश्ताक जापानी कौंसल जनरल के साथ मौजूद थी और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का खाना बना रहे थे और बहुत अच्छी उर्दू में वो बात भी कर रहे थे। तो आज के प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।